हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करबक कविता, जो कि काव्य खंड का है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस कविता के बारे में पूरी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं कि ये कौन थे और क्या नाम था और क्या क्या हुआ था इस कविता में, और इस कविता के पूरे सभी शब्दार्थ को जानने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो है ये आप जो फ़ोटो देख रहे हैं स्क्रीन पे अभी, इनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी। ये जो हैं वो इस करबक कविता के लेखक हैं। ठीक है, इन्होंने इस कविता को लिखा है और आज हम लोग इस कविता को पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आए, दिखाई दे। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना काफ़ी है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 है आपका काव्य खंड का करबक कविता। ठीक है, लेखक का नाम आप लोग जान गए, अभी अभी मैंने बताया। क्या बताया? मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि ये करबक कविता के लेखक थे। और ये ऐसे लेखक थे जिनका जन्म हुआ था 1492 में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये हम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं कि इनका जन्म जो है वो 1492 में ही हुआ है, लेकिन प्यारे बच्चों इनका जन्म जो है वो 1492 के आसपास हुआ है। ठीक है, ये अंदाज़ा अभी नहीं लगाया गया है कि ये कंफर्म अभी नहीं हुआ है कि ये 1492 में ही हुआ है, परंतु यह अंदाज़ा सिर्फ लगाया गया है कि इनका जन्म 1492 के आसपास हुआ है। और इनकी जीवन शैली जो है वो अत्यंत दयनीय एवं गरीबी में गुजरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब ये मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो बचपन में थे, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे थे, तभी ये अनाथ हो गए थे। इनके माता पिता चल बसे थे। ठीक है, तो इनके सेवा करने के लिए कोई नहीं था, ये खुद से ही हर काम कर लिया करते थे। बहुत छोटे थे तभी ये अनाथ हो गए थे। ठीक है, इनके पिता का नाम था प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? जायस उत्तर प्रदेश के अमेठी नामक स्थान पर रहते थे। अमेठी नामक स्थान, जो कि यह गांव के नाम होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ के रहने वाले थे ये महोदय जी। और इनकी जीवन शैली के बारे में बात करें तो ये बहुत ही गरीब परिस्थिति में ये पले बड़े हैं। जब इनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए तो ये अकेला हो गए थे, मतलब अकेले हो गए थे। ठीक है, जब ये थोड़े बड़े हुए, जब ये मलिक मोहम्मद जायसी जब ये थोड़े बड़े हुए तो इन्हें एक बीमारी पकड़ लिया। उस बीमारी का क्या नाम है? चेचक। ये एक प्रकार का चेचक बीमारी पकड़ लिया इनको, जिसके वजह से क्या होता है, इस चेचक बीमारी में प्यारे बच्चों पूरे शरीर पे दाना दाना जैसा हो जाता है। ठीक है, जिसको कहते हैं ना कि माता जी आ गए हैं, आम भाषा में आप लोग बोलते हो कि माता जी आ गए हैं, तो उसी को बोलते हैं चेचक। ये एक प्रकार का बीमारी है। ठीक है, और इस बीमारी के हो जाने से क्या हुआ कि इनका बायां कान और बायां आँख दोनों ही प्रभावित हो गया, मतलब ख़राब हो गया। और इसी कारण से इन्हें बहुत लोग भला बुरा कह देते थे, क्योंकि इनका बायां कान और बायां आँख जो है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि लोगों को देखते ही घृणा आती थी। कोई इनके शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे। ठीक है, जो अभी आपने देखा ये मलिक मोहम्मद जायसी के फ़ोटो, वो बहुत ही सुंदर फ़ोटो है। आजकल के बहुत सारे ऐप हैं जिनसे किसी फ़ोटो को एकदम ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। ठीक है, उतने गोरे नहीं थे, काले थे, सांवले कलर के थे, लेकिन उनका बायां कान और बायां आँख जो था वो पूर्ण रूप से एकदम ख़राब हो चुका था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि कुछ समय बाद ये चलते चलते पहुँचे शेरशाह सूरी के दरबार में। जब ये शेरशाह सूरी के दरबार में गए
तो शेरशाह सूरी के दरबार में, तो वहाँ पर पहुँचते ही बहुत सारे लोग एवं शेरशाह सूरी ने इन पे हंस दिया। क्या किया? हंसने लगे, इनके मजाक उड़ाने लगे। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी बोले कि आप हम पे हंस रहे हैं या फिर भगवान पे हंस रहे हैं, क्योंकि हमारा तो ये हाल भगवान ने ही किया है। तो आप हम पे नहीं हंस रहे हैं, आप भगवान पे हंस रहे हैं। ठीक है। किसी की दयनीय स्थिति को देखकर उसका मजाक उड़ाना अच्छी बातें नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी का भी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। हो सकता है उनका कोई कारण हो। ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनके इंट्रोडक्शन को तो जान लिए, अब हम इसके बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर जान चुके हैं कि लेखक का नाम क्या है, तो मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है। लेखक का नाम क्या है, तो मलिक मोहम्मद जायसी है, जिनका जन्म 1492 के आसपास हुआ था और इनका निधन कब हुआ था, तो 1548 के आसपास हुआ था। ये भी कंफर्म नहीं है कि ये 1548 में ही इनका निधन हुआ है, क्योंकि आप अगर कहीं और से इसका आंसर उठाते हैं तो कुछ और बताएगा, कभी कुछ और बताएगा, लेकिन हम आपके बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो 1548 ही हैं। अगर इनके निवास स्थान की बात करें तो जायस उत्तर प्रदेश अमेठी नामक स्थान के रहने वाले थे, गांव के रहने वाले थे। ठीक है। और इनके पिताजी का नाम जो है वो मलिक शेख ममरेज है। क्या है, तो मलिक शेख ममरेज है, जिनको मलिक राजे अशरफ भी बोला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यदि इनके गुरु के बारे में यदि आपसे पूछ दिया जाए कि इनके गुरु कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे जिन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी को शिक्षा प्रदान की, शिक्षा दी, तो उनका नाम है सूफ़ी संत मोहिदी। सूफ़ी संत मोहिदी। और एक और गुरु थे जिनका नाम था सैयद अशरफ जहांगीर। मलिक मोहम्मद जायसी के दो गुरु थे। कितने गुरु थे? दो गुरु थे, जिनका नाम है सूफ़ी संत शेख मोहिदी, सूफ़ी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। ये दो गुरु थे मलिक मोहम्मद जायसी के। यदि हम इनके वृत्ति की बात करें, इनकी वृत्ति के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी और बाद में शेष जीवन फ़कीरी में गुजारे। जब ये थोड़े बड़े हुए तो इनके पास न खाने के लिए कुछ अनाज था ना कुछ था, तो इन्होंने क्या किया, खेती करना शुरू किया था। इन्होंने क्या किया, खेती करना शुरू किया। और इनका मन खेती में भी नहीं लगा, तो इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने साधु संत के साथ फ़कीरी करना शुरू कर दिया। मतलब घर घर घूमकर भिक्षा मांगना शुरू कर दिया, साधु संत के साथ घूमना शुरू कर दिया। और प्यारे बच्चों, यदि इनके और ये किस भाषा के कवि थे, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि इनकी भाषा क्या थी, तो इनकी भाषा थी अवधी। ये जितने भी अपने कविताएं लिखते थे, ये सभी के सभी अवधी भाषा में ही लिखते थे प्यारे बच्चों। और ये मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, ये मुसलमान थे। क्या थे? तो मुसलमान थे, मुसलमान धर्म के थे प्यारे बच्चों ये मलिक मोहम्मद जायसी। और इन्होंने शुरुआत में क्या किया था, तो किसानी किया था। और बाद में जब इनको किसानी में मन नहीं लगा, तो इन्होंने फ़कीरी करना शुरू कर दिया, साधु संत के साथ घूमना शुरू कर दिया। ठीक है। ये मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, ये जो आप देख रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी को, ये जो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, ये क्या थे, तो ये प्रेम के पीर के कवि थे। प्रेम के पीर के कवि थे। प्रेम के पीर के कवि का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, पता है आप लोगों को? अगर पता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और प्यारे बच्चों, प्रेम के पीर का कवि का मतलब होता है कि ये इन सभी चीज़ों में ज़्यादा भाव रखते थे। और एक चीज़ और प्यारे बच्चों, यदि आप लोग श्रृंगार रस को जानते होंगे, ये श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस जो होता है प्यारे बच्चों, यह मेनली दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है संयोग रस और दूसरा होता है वियोग रस।
वियोग रस। अब ये संयोग रस में क्या होता है, संयोग रस में जो होता है वो क्या होता है, तो इसमें होता है किसी चीज़ से जुड़ना। और इसमें होता है क्या, इसमें क्या होता है, वियोग रस में होता है प्यारे बच्चों, ये जो वियोग रस है इसमें होता है बिछड़ना। ठीक है, यहाँ पर संयोग रस का मतलब जुड़ना होता है और वियोग रस का मतलब बिछड़ना। ठीक है, संयोग का मतलब मिलना और वियोग का मतलब बिछड़ना। ठीक है, अभी मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए कमेंट करके कि ये प्रेम के पीर के कवि का मतलब क्या होता है। प्रेम के पीर के कवि का मतलब क्या होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर आप बता सकते तो बता सकते हैं, बताइए क्या होता है, आपको पता है? नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर इसको बताइएगा। बुक को पढ़िएगा तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी, बुक को रीड करनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके व्यक्तित्व के बारे में यदि हम बात करें इनके व्यक्तित्व के बारे में, तो इनका व्यक्तित्व कैसा था, तो मैंने अभी बताया कि जब ये थोड़े बड़े हुए थे तो इनको क्या हुआ था, चेचक हो गया था, और चेचक के कारण इनका रूपहीन बाईं कान और बाईं आँख दोनों वंचित हो गए थे। जब इनको चेचक वाली बीमारी धरी तो ये इतनी खतरनाक बीमारी थी कि इनका बायां कान और बायां आँख दोनों प्रभावित हो गया, और प्रभावित होने के कारण ये इन दोनों से वंचित हो गए। ये मृदुभाषी, मनस्वी और स्वभावतः संत थे। ठीक है, और यदि हम लोग इनके कीर्तियाँ के बारे में बात करें, कीर्तियों के बारे में, तो इनके कीर्तियाँ हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरा नाम, मसला नाम, और इनके अतिरिक्त चंपावत, होली नामा, इत्रावत आदि कीर्तियाँ भी उल्लेख में आती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी अभी मैंने बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, तो कविता का हिंदी अर्थ है। कविता के हिंदी अर्थ को हम जानने वाले हैं। ठीक है, ये जितने भी कविता हैं इन सभी के अर्थ को हम लोग जानेंगे कि इन कविताओं के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस कविता के अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका ये जो अवधी भाषा में लिखे हुए जितने भी लिखे हुए इनका शब्द है अवधी भाषा में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी लिखे हुए तो किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको आप भूलिएगा मत। ठीक है ना, एक गाना नहीं है कि तुझे भूलना तो चाहा मगर भूल ना पाया, जितना भुलाना चाहा उतना ही याद आए। ये गाना तो आप लोग सुने ही होंगे, तो आप भूलिएगा मत। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नैन कवि, यहाँ पर आप देखिए, रुक जाइए प्यारे बच्चों, ये वाला लेते हैं पेन। एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमुहा जेई कवि सुनी। एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमुहा जेई कवि सुनी। इसका अर्थ है प्यारे बच्चों, इसका अर्थ तो मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को एग्ज़ाम में किस प्रकार लिखनी है वे आप पहले ध्यान से सुन लीजिए कि आप लोगों को किस प्रकार किसी भी चीज़ों का अर्थ लिखना हो। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा जिस कविता से आप ले रहे हैं उस कविता का नाम लिख लीजिएगा। मल्लिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित काव्य प्रभा पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि यहाँ तक आप लोग अपने ये जो लाइन है वही लिखिएगा, और यहाँ पर आप लोगों का चेंज होगा जो कविता के अनुसार होगा वही। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों का जो लिखना होगा वो लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों का सेम रहेगा, और यहाँ से जो होता है की के बाद आप लोगों को जो लिखना होगा वो ही अलग होगा हर कविता में। ठीक है, हर स्टेप में।
तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि कवि कहना चाहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जैसी गुणी गुणवान है, जो भी उनकी काव्य की को सुनता है वो मोहित हो जाता है। कवि कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी एक आँख के होते हुए भी इन्होंने इतना अच्छा कविता लिखा है कि इनको जो भी व्यक्ति सुनता है वो मोहित हो जाता है, उससे प्रभावित हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिनह कलंक की नहीं उजियारा, दिनह कलंक की नहीं उजियारा, जग सूझा एक नैनहा, जग सूझा एक नैनहा, उमा शुंक अश नखतन माहा। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह क्या होगा प्यारे बच्चों, ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी कमी है। फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आँख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। तो प्यारे बच्चों, इसमें कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है। किसको? तो मलिक मोहम्मद जैसी को। ठीक है, और उसमें कवि कहते हैं कि चंद्रमा की तरह काव्य की प्रकाश पूरे संसार में है। जिस प्रकार चंद्रमा की प्रकाश पूरे संसार में है, शुक्र का प्रकाश पूरे संसार में है, ठीक उसी प्रकार कवि के द्वारा जो लेखन शैली है उसका प्रकाश पूरे संसार में है। उन्होंने एक आँख के होते हुए भी उन्होंने इतने सारे कविताओं को लिखा जिनको बहुत सारे विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं, और इन्होंने ऐसी कविताओं को लिखा है जो कि एकदम स्टैंडर्ड क्लास के बच्चे भी इनको पढ़ रहे हैं। 12th क्लास में आप लोगों को इनकी कविताएं पढ़ने के लिए मिल रही है। तो ठीक है, सौभाग्य है आप लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो लही अबही डाव न होई, जो लही अबही डाव न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। तो इसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम में मंजीरा नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। प्यारे बच्चों, जब आम का सीजन आता है तो उसमें आम का जब तक मंजीरा नहीं होती है तब तक उसका सुगंध भी अच्छा नहीं होता है। तो आप देखते हैं ना कि जब मंजीरा लगने लगता है, आम में मांजरा लगने लगता है, तब आम के पेड़ के नीचे या आम के बगीचे में जाइएगा तो क्या सुगंध आता है, क्या खुशबू आती है, वही इसमें बताना चाहते हैं कवि। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि नहीं समुद्र पानी जय खरा, तो अति भयउ अशुझ अपारा। ठीक है, इसमें कवि कहते हैं कि नहीं समुद्र पानी जो खरा, तो अति भऊ अशुझ अपारा। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है, इसीलिए ही समुद्र का पानी खारा है, इसीलिए ही वह अशुद्ध और अपार बहुत अधिक मात्रा में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इजी वे में था और इसमें खुद ही आंसर प्रकट हो चुका है, तो समझाने की कोई बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाग कंचना गिरी लाग आकाशा। इसमें कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ। इसमें कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ था। अब लोग सुमेरु पर्वत के बारे में सुने होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों,
नाम सूना सूना सा है। जौ लही घड़ी, जौ लही घड़ी, जौ लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन करा। इसमें कवि कहते हैं, इसमें कवि क्या कहते हैं कि जब तक घड़ियाँ, जब तक घेड़िया में सोने को गलाया नहीं जाता, जब तक घेड़िया में सोने को गलाया नहीं जाता, तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होता। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि जब तक घड़िया में सोना को गलाया नहीं जाता है, उससे कोई कुछ बनाया नहीं जाता है, तब तक वो कच्चा धातु सोना नहीं कहलाता है। गहना जब तक उससे नहीं बनता तब तक वो धातु, कच्चा धातु सोना नहीं कहलाता है। आगे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गति मुख जो वहीं कई चोऊ। इसमें कवि कहना चाहते हैं, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि वे एक नैन के होते हुए भी, वे एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भावों वाले हैं, और उनके इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा किए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि एक आँख और एक कान ठीक होने के बाद भी इनसे बहुत लोग मिलते हैं, इनके लिखे हुए कविताओं को पढ़ते हैं, इनके मुख को देखते हैं। जैसे आप लोग द्रौपदी मुर्मू को आप लोग देख ही रहे होंगे कि उनका चेहरा कैसा, एकदम काली है, फिर भी उन वे देश में, हमारे देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त की हुई हैं। देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। तो उनके शकल से उनकी किसी व्यक्ति को उनकी सुंदरता से जज नहीं करनी चाहिए, उनके खूबसूरती से जज नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके गुण से जज किया जाता है। ठीक है, अगर उनकी सुंदरता ही है और एकदम वो क्या है, तो एकदम पागल हैं, पागलों की तरह हरकतें करते हैं, तो क्या आप उनकी सुंदरता से जज कीजिएगा? नहीं, उनके गुण से जज किया जाता है। जैसे रामायण में आप लोग देखे होंगे, जब शूर्पणखा आई थी राम जी के पास, तो राम जी की पत्नी सीता जी जो थी, वो सीता से भी एकदम खूबसूरत एवं सुंदर रूप धारण करके शूर्पणखा आई थी राम जी के पास। तो राम जी क्या किए थे? उनके गुण को देखे थे ना कि उनके सुंदरता को देखे थे। अगर वो सुंदरता को देखे होते तो वो कब के साइड हो गए होते। राम जी ने क्या किया था? तो शूर्पणखा की नाक ही काट डाले थे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि उनका गुण जो था वो राक्षसी वाला था शूर्पणखा का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है मुहम्मद क्या लिखा हुआ है कि मुहम्मद यही कड़ी जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोड़ी लाई रक्त कैले ही गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें कवि कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि कवि कहना चाहते हैं कि जिसमें कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है, और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है तथा गाढ़ी प्रीत को आंसुओं के जल में भिगोया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे, वो तो बहुत ही ईजी सा था, उसमें समझाने की कोई तो बात ही नहीं है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक में आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम्स हो तो आप बेझिझक बोल सकते हैं, मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि औ मन जानी कवित अश किनहा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ सो रक्त सैनी अस राजा, कहाँ सोवासी बुद्धि अपराजा,
कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राघव जेई किन्हा बखानू, कह स्वरूप पदुमावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। इसमें कवि कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि मेरे ना रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो, अब न हो रक्तसेन और न वह रूपवती पद्मावती और न राघव चेतन या अलाउद्दीन। आज इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी रह गई है। मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि मैं इस जग में रहूं या ना रहूं, इस संसार में रहूं या फिर ना रहूं, लेकिन मेरे द्वारा लिखी गई कविता एवं कहानियाँ जो है वो इस संसार में सदैव के लिए रहेगी। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर रहूं या ना रहूं, मेरी इस कविता को लोग पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, इस संसार में मेरी कहानियाँ कविता सदैव जीवित रहेगी, मैं जीवित रहूं या ना रहूं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि धनी सो पूरख जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे न वासु। इसमें कवि कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाती है। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा, मान और सम्मान इस संसार में है, उनके लिखी गई कविताओं कहानियाँ इस संसार में है, ठीक उसी प्रकार रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। जिस प्रकार जब पुष्प किसी भी चीज़ का पुष्प रहता है तो वो मुरझा जाता है, फिर भी उसका गुण उसी में रहता है, उसका सुगंध उसी में रहता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इनके द्वारा लिखी गई कविताएं, भले वो रहे या ना रहे, उनके द्वारा लिखी गई कविताएं अब भी इस संसार में सभी लोग पढ़ेंगे और उससे मोहित होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्हा जस मोला, जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि इस संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्दों में याद करेगा। मतलब आप समझे प्यारे बच्चों, इसमें कवि कहना चाहते हैं कि इस संसार में यश न तो किसी ने खरीदा है और न ही किसी ने बेचा है। मतलब इसमें मान और सम्मान ना ही खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह दो शब्दों में याद करेगा। वो कहते हैं कि मेरे कलेजे के खून से जो कहानी और कविताएं लिखी गई हैं वो कहानी पढ़ेगा और वो दो शब्दों में मुझे याद जरूर करेगा। ठीक है, तो इसमें यही था प्यारे बच्चों, और यह कविता जो है वो पूरा ख़त्म हो गया, पूरा लेखक परिचय भी इसमें ख़त्म हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ये आपके स्टैंडर्ड क्लास यानी क्लास 12 के लिए बहुत ही शानदार नोट्स के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ। नोट्स की मदद से एकदम PDF नोट्स है प्यारे बच्चों, आप लोग एकदम बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कीजिए मेरे इस चैनल से, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे बहुत सारे बच्चों को भी जोड़िए ताकि वे भी इस पढ़ाई का आनंद ले सके, इस नोट्स से पढ़ सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंच जाए प्यारे बच्चों। और अब बाकी के प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। और प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे तो उसमें सब्जेक्टिव कर लेंगे
और अगले वीडियो में फिर से ऑब्जेक्टिव कर लिए जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो धन्यवाद।